चैप्टर नंबर है अपना 7, जिसके अपन आधे क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। अब बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। शब्दों की बात, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर आपको ध्यान देना है। यानी आरोहण और अवरोहण क्या है? रेखांकित शब्द है। आरोहण और अवरोहण दोनों क्या है? एक दूसरे की क्या है? विपरीतार्थ शब्द है। आरोहण का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर जाना और या चढ़ना, और अवरोहण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्यों को क्या करना है? आपको पूरा करना है। पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर आरोहण कर क्या है? विजय प्राप्त की। यानी ऊपर चढ़ के क्या है? विजय प्राप्त की। नदियां विशाल पर्वतों से अवरोहण करते हुए सागर में क्या है? मिल जाती है। यानी नदियां क्या है? विशाल पर्वतों से अवरोहण यानी नीचे की ओर आती हुई क्या है? सागर में मिल जाती है। अंक गणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवरोहण क्रम कहते हैं। यानी क्या है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना, उसको भी क्या बोलते हैं? अवरोहण बोलते हैं। तो आप इसी प्रकार से बहुत सारे ना आरोहण और अवरोहण क्या है शब्द बना सकते हैं। सेकंड दे रखे हैं, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के रेखांकित शब्दों पर आपको ध्यान देना है। वह नभ में कब उड़ पाता है? नभ के नीचे अंडरलाइन की हुई है। धूम गगन में मंडराता है, गगन के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। नभ और गगन समान अर्थ वाले शब्द है। रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियों की रचना कीजिए और देखिए कि पंक्तियों में लय बनाए रखने के लिए और किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन देखो, समानार्थी शब्द क्या है? आकाश और व्योम है। नई पंक्तियां जैसे वह आकाश में कब उड़ पाता है, यहाँ नभ को क्या है? आकाश में बदला, ले वैसी की वैसी ही क्या है? बनी रही उसकी। फिर है धूम व्योम में मंडराता है, यहाँ गगन को क्या है? गगन जो शब्द दे रखा था अंडरलाइन जिसके नीचे की हुई थी उसको क्या है? व्योम में बदला, लेकिन मंडराता है कि ले के लिए धूम को क्या है? यथावत यानी वैसा का वैसा ही रखा गया। परिवर्तन की जरूरत, जैसे लय बनाए रखने के लिए शब्दों की लंबाई और ध्वनि पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आकाश और व्योम को नभ और गगन के साथ जोड़ा, लेकिन अगर पंक्ति लंबी लगे तो बीच में और या जैसे शब्द को जोड़ सकते हैं। जैसे वह आकाश में और उड़ पाता है, लेकिन यहाँ मूल लय को बनाए रखा गया है। फिर आपको दे रखा है कविता में मत शब्द के साथ बांधो काटो क्रिया लगाई गई है। आप मत के साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगाना चाहोगे? लिखिए। जैसे संकेत मत डरो, जैसे मत डरो, मत रुको, मत छोड़ो, मत हारो या मत भूलो। क्यों? क्योंकि ये सभी क्रियाएं हमें क्या है? सकारात्मक सोच और मेहनत की प्रेरणा देती है। जैसे मत डरो से डर छोड़ने का हौसला मिलता है और मत रुको से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, जो कविता के सपनों को आज़ाद रखने के भाव से क्या है? मेल खाती है। फिर आपको दे रखा है आपकी भाषा में बांधने के लिए और कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। संकेत आपको क्या लिख दे रखा है? जोड़ना। क्रियाएं जैसे बांधना, जोड़ना, रस्सी से बांधना, कसना, टाई करना, हमने समूह में चर्चा की और ये सब क्या है? शब्द चूज किए। वाक्य क्या क्या बना सकते हैं हम? मैंने गाय को रस्सी से बांधा ताकि वह न भागे। उसने 2 डोरियां जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। पेड़ की डाल को कसकर बांधा गया ताकि वह टूटे नहीं। मेरे भाई ने अपनी जूतों की डोर टाई की। मतलब जूतों की जो डोर होती है उसको क्या है? टाइट किया, वैसे ही टाई की। हमने तंबू को पत्थरों से बांधा ताकि हवा उससे क्या है? उड़ा न ले जाए। फिर है मत शब्द को उलटकर लिखने से शब्द बनता है तम। मत का जैसे उल्टा लिखते हैं मैं तय है, वैसे तय मैं, जिसका अर्थ है अंधेरा। कविता में कुछ ऐसे और शब्द छांटिए जिन्हें उलट कर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द क्या है? बनते हो। मत का विपरीत है तम, जिसका अर्थ होता है अंधेरा। काव्य के अन्य शब्द जैसे जाता का विपरीत होता है ताजा, यानी हरा भरा। ताजा को बोलते हैं हरा भरा। धूम, धूम का मधु, मधु का क्या होता है? शहद। ये है के ये का मतलब होता है, ये का अपन उल्टा लिखेंगे तो है का मतलब होता है घोड़ा। कहाँ, कहाँ का उल्टा होता है हाँक, हाँक यानी हुंकार करना। फिर है आपके नेक्स्ट काल परिवर्तन। सौरभ उड़ जाता है नभ में। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। इस पंक्ति की क्रिया जाता है से पता चलता है कि ये वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल और भविष्य काल में लिखे तो ये निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी। जैसे भूतकाल में सौरभ उड़ जाता है नभ में, यानी सौरभ उड़ जाता है नभ में, ये क्या है? भूतकाल है। भविष्य काल में कैसे लिखेंगे? सौरभ उड़ जाएगा नभ में।
तो कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसी अनेक पंक्तियां आई है, उन पंक्तियों को कविता से ढूंढकर भूतकाल और भविष्यकाल के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे हमने कविता मत बांधो को ध्यान से पढ़ा और वर्तमान काल में लिखी गई पंक्तियों को ढूंढा, तो इन पंक्तियों को भूतकाल और भविष्यकाल में बदला। जैसे मूल पंक्ति क्या है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, ये क्या है, वर्तमान काल की है। भूतकाल क्या होगा, सौरभ उड़ गया नभ में। भविष्यकाल क्या होगा, सौरभ उड़ जाएगा नभ में। फिर मान लो जैसे बीज धूलि में गिर जाता जो, वर्तमान काल की पंक्ति है। भूतकाल में कैसे चेंज करेंगे, बीज धूलि में गिर गया जो। भविष्यकाल में कैसे चेंज करेंगे, बीज धूलि में गिर जाएगा जो, इस तरीके से। फिर है एक पंक्ति और है वर्तमान काल की, जैसे अग्नि सदा धरती पर जलती। भूतकाल क्या होगा इसका, अग्नि सदा धरती पर जली। भविष्यकाल में कैसे चेंज करेंगे, जैसे अग्नि सदा धरती पर जलेगी। फिर एक मूल पंक्ति है धूम गगन में मंडराता है, यानी भूतकाल में कैसे चेंज करेंगे इसको, धूम गगन में मंडराया है। भविष्यकाल में धूम गगन में मंडराएगा। मूल पंक्ति मुक्त गगन में विचरण कर ये तारों में फिर मिल जाएगा। भूतकाल में कैसे चेंज होगी, ये मुक्त गगन में विचरण कर ये तारों में फिर मिल गया। भविष्यकाल में कैसे करेंगे अपन चेंज, मुक्त गगन में विचरण करिए तारों में फिर मिलेगा। एक और पंक्ति बता रही हूँ, जैसे मूल पंक्ति मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। भूतकाल में कैसे चेंज होगा, मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्ति लिए भू पर आया। भविष्यकाल में कैसे चेंज होगी, ये मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। तो हमने कविता से वर्तमान काल की पंक्तियां चुनी, जहाँ क्रिया जैसे जाता है, गिर जाता जो, जलती या मंडराता है आदि है। इन्हें भूतकाल में जैसे गया, गिर गया, जली, और भविष्यकाल में जैसे जाएगा, गिर जाएगा, जलेगी जैसे रूपों में बदला। इससे कविता का समय बदल गया, लेकिन भाव वही रहा। हमने ध्यान रखा कि शब्दों की क्या है, ले क्या है, बनी रहे। फिर आपको दे रखा है स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। शब्दकोश के अनुसार शिल्प शब्द के निम्नलिखित अर्थ है, हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम, जैसे दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। कला संबंधी व्यवसाय, दक्षता, कौशल, निर्माण, सृजन, दृष्टि, सृष्टि और रचना, आकार और आवृत्ति, अनुष्ठान, क्रिया और धार्मिक कृत्य। अब शब्दों से शिल्प शब्द के जुड़े निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खोजकर आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पिक और शिल्पकारी। तो इसको अपन कैसे करेंगे, शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक और शिल्पिक हो या शिल्पकारी का अर्थ क्या है, वह व्यक्ति जो कारीगरी, हुनर या कला का काम करता हो, जैसे मूर्ति बनाने वाला या फिर बर्तन बनाने वाला या चित्रकार या कोई भी कारीगर। उदाहरण मूर्तिकार एक क्या है, शिल्पकार है, जो पत्थर से सुंदर मूर्तियां बनाता है। शिल्प कला क्या है, वह कला जिसमें हाथ से सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाती है, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, बुनाई या कढ़ाई। उदाहरण जैसे शिल्प कला में मिट्टी के बर्तन बनाना एक सुंदर कला है। शिल्प कौशल किसी कला या काम में विशेष निपुणता, दक्षता या कौशल। उदाहरण कारीगर का शिल्प कौशल देखकर लोग क्या है, उसकी तारीफ करते हैं। शिल्प गृह या शिल्प गेह अर्थ वह स्थान या घर जहाँ शिल्प का काम होता हो, जैसे कारीगर का कार्यस्थल। उदाहरण शिल्प गृह में कारीगर मिट्टी के दिए बनाते हैं। फिर है आपको शिल्प विद्या दे रखा है, शब्द उसका अर्थ देखना है। शिल्प या कला से संबंधित ज्ञान या शिक्षा। उदाहरणतः शिल्प विद्या सीखने के लिए उसने कला स्कूल में दाखिला लिया। शिल्पशाला या शिल्पालय यानी वह जगह जहाँ शिल्प का काम सिखाया या किया जाता हो, जैसे कार्यशाला, उसको क्या बोलते हैं, शिल्पशाला या शिल्पालय। उदाहरणतः आप एग्जाम्पल देना चाहो तो जैसे शिल्पशाला में लोग क्या है, मूर्तियां और हस्तकला की चीज़ें बनाना सीखते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है पार्ट से आगे आपकी बात के अंदर फर्स्ट दे रखा है कविता में गति को न बांधने की बात कही गई है। आप बांधने का प्रयोग किन किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, बताइए।
जैसे संकेत आपको दे रखा है गांठ बांधना, जैसे रस्सी में गांठ बांधना या कपड़े को बांधना। पशुओं को बांधना, जैसे गाय या बकरी को रस्सी से खूंटे से बांधना। बाल बांधना, जैसे चोटी या जूड़ा बांधना। राखी बांधना, जैसे भाई की कलाई पर राखी बांधना। पट्टी बांधना, जैसे चोट पर पट्टी बांधना। सपनों को बांधना, जैसे किसी की इच्छा या सपनों को रोकना। तो इस तरीके से अपन फर्स्ट का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। फिर सेकंड आपको दे रखा है स्वर्ग शब्द से आशय सुखद स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुख स्थान बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, सूची बनाइए और घर के सदस्यों के साथ आपको साझा करना है। तो अपन देखो इस तरीके से लिखेंगे घर के लिए, जैसे घर को साफ सुथरा रखना, परिवार के साथ मिलकर समय बिताना और हंसी खुशी का माहौल बनाना। छोटे छोटे पौधे लगाकर घर को हरा भरा करना, सभी के साथ प्यार और सम्मान से बात करना। आस पड़ोस के लिए कैसे, जैसे पड़ोसियों की मदद करना, जैसे जरूरत पड़ने पर सामान लाना। मोहल्ले में साफ सफाई के लिए सबको प्रेरित करना। त्योहारों पर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना। झगड़े से बचना और शांति बनाए रखना। और विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए आप कैसे करेंगे, जैसे स्कूल में साफ सफाई रखना और कूड़ा न फैलाना। दोस्तों और शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करना। स्कूल में पेड़ पौधे लगाने में मदद करना और सभी को मिलकर खेलने और पढ़ने का मौका देना। फिर आपको दे रखा है नेक्स्ट, कविता में सपनों की बात की गई है। आपका कौन सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है, उसके विषय में आपको बताना है। जैसे मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अगर ये सपना सच हो गया तो मैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगी। मैं गाँव में मेडिकल कैंप लगवाऊंगी जहां लोगों को मुफ्त दवाएं और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इससे कई लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशी मिलेगी। इसके जगह आप अपना मतलब कुछ अपना लिख सकते हो, जो भी आप बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो या टीचर बनना चाहो या फिर कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहो, कुछ भी बनना चाहो आप वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है चर्चा परिचर्चा। जैसे आपको दे रखा है सपनों में दोनों की ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। किसी एक के द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का सपना भी बन जाता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का सपना सभी भारतीयों का सपना बन गया। साथियों से चर्चा कीजिए कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहोगी। तो जैसे स्वच्छ भारत का सपना वो सभी का होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव या शहर पूरी तरह साफ और हरा भरा हो। उसके लिए मैं अपने दोस्तों, पड़ोसियों और स्कूल के साथियों को जोड़कर साफ सफाई अभियान चलाऊंगा। हम मिलकर कूड़ा हटाएंगे और पेड़ लगाएंगे। जैसे शिक्षा का सपना, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को क्या है अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए मैं अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मिलकर गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और पढ़ाई की सुविधा देने का काम करूँगा। फिर है जैसे गरीबी हटाने का सपना, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भूखा ना रहे। इसके लिए मैं अपने साथियों के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े बांटने का काम करूँगा। इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज के लोगों को प्रेरित करूँगा ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है सृजन, विराम चिन्ह का फेरबदल है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब देखो पहले तो है रोको मत जाने दो, फिर है रोको मत जाने दो। तो लेखन में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य या पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो में रोको मत के बाद है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि बिना रोके जाने दिया जाए। वही रोको मत जाने दो, मतलब देखो शब्द वही है लेकिन विराम चिन्ह से क्या है पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। मैं क्या मतलब है कि मैं रोको के बाद क्या है अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि जाने से रोका जाए, मतलब उसको जाने मत दो। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप किन चित्रों के लिए रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो का प्रयोग करेंगे। दिए गए रिक्त स्थान में निम्नलिखित इन चित्रों को शीर्षक भी आपको क्या करना है देना है। तो देखो आपको कुछ ये डायग्राम इस तरीके से दे रखे हैं, उसमें आपको क्या करना है। जैसे फर्स्ट है बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, कार क्या है रुकी हुई है। देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक बच्चा है उसको सड़क पार करवाया जा रहा है और इसमें क्या है एक गाड़ी क्या है रुकी हुई है। तो इसके अंदर कैसे है रुको मत जाने दो, यहाँ रुको मत के बाद कोई अल्प विराम नहीं है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ रोकने का आदेश नहीं है। इसका अर्थ है कि बिना रोके क्या है आपको आगे
बढ़ना है। फिर सेकंड है, यह बाग विचरण क्या है, क्षेत्र है, मतलब इसके अंदर आपको क्या है, रुकना है। आदमी एक बोर्ड पर पढ़ रहा है जिसमें लिखा है ये क्षेत्र क्या है, मतलब बाग विचरण वाला क्षेत्र है, तो शीर्षक क्या है, रुको मत जाने दो। तो विराम चिन्ह कैसे होगा, यहाँ रुको के बाद अल्प विराम लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ रोकने का आदेश दिया गया है, यानी उसे रुका जाना चाहिए, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर 3 नंबर आपको देखो इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे देखो छुट्टियां समाप्त, सैनिक जाने को तैयार। यहाँ पे मतलब क्या है, सैनिक क्या है, अपने काम यानी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे है रुको मत जाने दो। परिवार सैनिक का स्वागत कर रहा है, शीर्षक क्या है, रुको मत जाने दो, यानी रुको के बाद अल्प विराम लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ रोकने का क्या है, आदेश है, जो सैनिक परिवार से जुड़ा भाव दर्शाता है। फिर 4 नंबर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे तुम मत जाओ, मतदान केंद्र पे है कि तुम मत जाओ, मतदान केंद्र वाला है पार्ट आपको, तो इसके अंदर क्या है कि रुको मत जाने दो, यानी यहाँ रुको मत एक साथ है, मतलब मत रुको और आगे बढ़ो, इसलिए कोई अल्प विराम नहीं है। फिर आपको दे रखा है 5 नंबर, ट्रैफिक पुलिस वाला दे रखा है फोटो, तो ट्रैफिक पुलिस वाले में देखो अपन इस तरीके से लिखेंगे, रुको मत जाने दो, रुको के बाद अल्प विराम, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को क्या है, रोक रहा है। फिर 6 नंबर आपको दे रखा है, इधर देखो, एक का नाम जिसका आंखों से क्या है, अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो अंधा व्यक्ति बच्चे के साथ सड़क पार कर रहा है, यानी रुको मत जाने दो, यानी रुको मत साथ में है, मतलब रोको मत और आगे बढ़ने दो, इसलिए कोई अल्प विराम उसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कविता आगे बढ़ाइए, नीचे दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक कविता तैयार करनी है, जैसे इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो अपन कैसे कविता बनाएंगे, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, जैसे नदियां बहती है मुक्त सागर तक पहुंचने को रुक, सपने भी तो है नदियों जैसे उड़ते हैं मन के आकाश में ऐसे, रोक न इनकी राह सुहानी, इनमें बसती है जिंदगानी, हर सपना लाता है रंग नया, दिल में जगाता है उमंग नया, छू लेगा ये तारों का मेला, जब उड़ेगा खुला सा झमेला, इन सपनों को दे दो उड़ान, बन जाए ये जीवन का सम्मान, धरती से उठकर गगन तक जाए, हर दिल में नई रोशनी लाए, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो अपन इस तरीके से क्या है कविता लिख सकते हैं, आप कुछ अलग भी लिख सकते हो। फिर आपको दे रखे हैं खोया एंड पाया, मान लीजिए आपका सपना कहीं खो गया है, उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करिए, आपको स्कूल प्रशासन को ये रिपोर्ट भेजनी है, इसके लिए स्कूल प्रशासन के नाम आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, विषय मेरा बस्ता खो जाने के संबंध में, महोदय निवेदन है कि मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ, आज विद्यालय से घर जाते समय मेरा स्कूल बैग रास्ते में कहीं खो गया, उस बैग में मेरी हिंदी गणित और पर्यावरण की पुस्तकें तथा कॉपियाँ थी, अतः आपसे निवेदन है कि यदि किसी को मेरा बैग मिले तो कृपया मुझे वापस दिलाने की कृपा करें, धन्यवाद। दिनांक लिखनी है, फिर आपका आगे 11वीं छात्र जो भी आपका नाम है वो और आपकी जो भी क्लास है वो आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे हैं इस तरीके से वाद विवाद, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए, इसके लिए विषय है व्यक्ति को बांध सकते हैं, उसकी कल्पना और विचारों को नहीं, यानी व्यक्ति को बांध सकते हैं लेकिन उसके विचार और कल्पनाओं को हम नहीं बांध सकते। एक समूह विषय के विपक्ष में और दूसरा समूह विषय के पक्ष में अपना तर्क देगा, जैसे समूह 1 है वो व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है, समूह 2 स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए अपन कैसे वाद विवाद प्रतियोगिता रखेंगे, जैसे समूह 1 पक्ष में क्या बोलेगा, कल्पना और विचारों को रोकना कठिन है, स्वतंत्र विचार से नए आविष्कार होते हैं, महान लोग अपनी कल्पनाओं से आगे बढ़े। एक क्या बोल सकता है कि विचारों पर नियंत्रण जरूरी है, गलत विचार समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सही दिशा में सोचने से ही प्रगति होती है। और अपने को अलग कुछ लिखना हो, जैसे मान लो हम ये भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि गलत विचार समाज में अशांति फैला सकते हैं, बिना नियंत्रण के लोग गलत कामों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे चोरी या हिंसा। तो मतलब जो विपक्ष में वो क्या है इस तरीके से बोल सकते हैं।
फिर स्कूल और परिवार में बच्चों के विचारों को सही दिशा देना जरूरी है। अगर हर कोई अपनी मर्जी से सोचे तो समाज में एकता नहीं रहेगी। नियंत्रण से ही व्यक्ति सही और गलत का अंतर समझ पाता है। पक्ष वाले क्या बोलेंगे? कल्पना और विचारों को बांधना गलत है क्योंकि इससे नई खोजें और प्रगति रुक जाएगी। स्वतंत्र विचारों से ही वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए, जैसे बिजली या इंटरनेट। हर व्यक्ति की कल्पना उसे खास बनाती है, उसे रोकना उसकी आज़ादी छीनना है। सपने और विचार हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, जैसे माधवी वर्मा ने कविता में कहा। स्वतंत्र विचार समाज को नई दिशा देते हैं और सुखद भविष्य बनाते हैं। फिर आपका सेकंड दे रखा है, विद्यार्थी वाद विवाद के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। क्या अनुच्छेद लिखेंगे जिससे आज हमारी कक्षा में व्यक्ति को बांध सकते हैं और उसकी कल्पना और विचारों को नई विषय पर वाद विवाद हुआ। ये बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक अनुभव था। मैं समूह 2 में था, जो विषय के पक्ष में बोला। हमने तर्क दिया कि स्वतंत्र विचार और कल्पना से ही समाज में प्रगति होती है। दूसरा समूह विपक्ष में था और उसने कहा कि विचारों पर नियंत्रण जरूरी है ताकि गलत काम न हो। दोनों समूहों ने जोरदार तर्क दिए। मुझे अपने विचार रखने में बहुत मजा आया और मैंने सीखा कि कैसे अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास से कहना चाहिए। इस गतिविधि से हमें एक दूसरे के विचार समझने का मौका मिला और ये भी पता चला कि सपनों और विचारों की आज़ादी क्या है, कितनी ज़रूरी है। मैं भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहूँगा। तो मतलब इस तरीके से क्लास के अंदर आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेके अपना पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, देखना, सुनना और समझना। फर्स्ट है, धूम गगन में मंडराता है, सुगंध का अनुभव सूंघकर किया जाता है, धुएं को देखा जा सकता है, वायु का अनुभव स्पर्श किया जा सकता है और अनुभवों को बोलकर भी कहा या बताया जा सकता है, जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो। जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें निम्नलिखित स्थितियों का अनुभव कैसे करवा सकते हैं? यानी वर्षा की बूंदों का कैसे आप अनुभव करवाएंगे, धुएं के उड़ने का कैसे अनुभव करवाएंगे, खेल के रोमांच का आप कैसे अनुभव कराएंगे। यानी जो व्यक्ति क्या है, देख पाने में सक्षम नहीं है, आंखों से जिनको नहीं दिखाया दे सकता, उनको आप कैसे अनुभव कराएंगे। जैसे वर्षा की बूंदों का उनको कैसे अनुभव होगा, धुएं के उड़ने का उन्हें कैसे अनुभव होगा क्योंकि वो देख नहीं सकते, और खेल के रोमांच भी वो कैसे देख पाएंगे। तो आपको क्या है, अनुभव करवाना है। तो अपन कैसे अनुभव कराएंगे? जैसे वर्षा की बूंदों का अनुभव करवाना हो तो मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगा और बारिश की बूंदों को उनके हाथों या चेहरे पर छूने दूंगा। बारिश की आवाज़ सुनवाऊंगा, जैसे छत पर टप टप की ध्वनि। मैं बोलकर बताऊंगी कि बारिश कैसे ठंडी और ताज़ा लगती है, जैसे बूंदें छोटी छोटी और ठंडी है, जैसे पानी के छोटे मोती हो। धुएं के उड़ने का अनुभव, मैं उन्हें धुएं की गंध सूंघने दूंगा, जैसे अगरबत्ती या लकड़ी के जलने की गंध, या हवा में धुएं की हल्की गर्मी और उनके हाथों से छूने दूंगा। मैं बताऊंगी कि धुआं हल्का और हवा में ऊपर उड़ता है, वह लगता है जैसे बादल हो। खेल के रोमांच का कैसे अनुभव कराएंगे? जैसे मैं उन्हें खेल की आवाज़ें सुनाऊंगा, जैसे दर्शकों की तालियां या खिलाड़ियों की चीख पुकार। खेल के मैदान, हवा में गेंद की गति को छूने दूंगा, जैसे फुटबॉल को हल्के से छूना। मैं बोलकर खेल का रोमांच बताऊंगा, जैसे गेंद तेजी से जा रही है और सभी जोर से चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके से अपन अनुभव करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, मूक अभिनय द्वारा कविता का भाव। विद्यार्थियों के बराबर की संख्या में 2 दल यानी टीम बनानी है। दलों के नाम रखना है, एक का नाम रखना है कल्पना और दूसरे का नाम रखना है आकांक्षा। कल्पना दल से एक प्रतिभागी आगे आए और मूक अभिनय यानी हाव भाव या संकेत के माध्यम से इस कविता की किसी भी पंक्ति का भाव प्रस्तुत करे। आकांक्षा दल से के प्रतिभागियों को पहचान कर बताना होगा कि अभिनय में किस पंक्ति की बात की जा रही है। पहचानने की समय सीमा भी निर्धारित की जाए। निर्धारित समय सीमा पर सही उत्तर बताने वाले दल को अंक दिए जाएंगे और इस तरह से खेल को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या करना है, जैसे 2 टीम बनानी है, एक दल का नाम रखना है आपको कल्पना और दूसरे का रखना है, दूसरी टीम का नाम रखना है आकांक्षा। तो एक टीम पहले आगे आएगी और उसको ना क्या करना है, जो ये कविता दे रखी है उसकी किसी पंक्ति को पढ़ के, मतलब उसको ना बोलना नहीं है, सिर्फ हाव भाव से समझाना है और फिर सामने वाले पहचानेंगे कि कौन सी पंक्ति थी। तो खेल का तरीका कैसे होगा? कक्षा में विद्यार्थियों को 2 दलों में बांटना है, 2 टीम बनानी है, कल्पना और आकांक्षा। प्रत्येक दल में बराबर विद्यार्थी हो। कल्पना दल से एक विद्यार्थी आएगा और कविता मत बांधो की किसी एक पंक्ति का भाव मूक अभिनय यानी हाव भाव या इशारों से दिखाएगा। उदाहरण दे, जैसे पंक्ति है, इन सपनों के पंख न काटो। विद्यार्थी पक्षी की तरह हाथ फड़फड़ाएगा और फिर कैंची से काटने का इशारा करेगा।
तो आकांक्षा दल को 30 सेकंड में ये पहचानना होगा कि कौन सी पंक्ति दिखाई जा रही है। सही उत्तर देने पर आकांक्षा दल को 1 अंक मिलेगा, गलत होने पर कल्पना दल को मौका मिलेगा। फिर आकांक्षा दल से एक विद्यार्थी अभिनय करेगा और कल्पना दल पहचानेगा। खेल में 5-6 बार दोहराएगा और सबसे ज्यादा अंक पाने वाला विद्यार्थी क्या है, जीत जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे हैं इस तरीके से कि आप देखो, आपदा प्रबंधन। अग्नि सदा धरती पर जलती धूम गगन में मंडराता है। आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं अचानक आ जाती है। सही जानकारी से आपदाओं की स्थिति में बचाव संभव हो जाता है। कक्षा में अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए और क्या क्या करेंगे यदि कहीं अचानक आग लग जाए, आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर मैं आपदा के समय क्या करूँगा या क्या करेगी, इसकी आपको क्या करनी है, एक सूची या चित्र आधारित क्या करनी है, योजना बनानी है। तो चित्र आधारित योजना कैसे करेंगे, जैसे जरूरी नंबर पर कॉल करेंगे, खिड़कियों से दूर रहो, सीढ़ियों से बाहर निकलो, लिफ्ट मत लो, टॉर्च और जरूरी सामान क्या है पास में रखो। तो इस तरीके से अपन क्या है ये सब कार्य कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है इस तरीके से कि शिल्प कार्य और अर्थ और व्याख्या है। तो जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे शिल्प कार्य की क्या क्या अर्थ है या उनकी व्याख्या क्या है उन शब्दों की, वो आपको बतानी है। जैसे कास्ट शिल्प है, जिसे लकड़ी से वस्तुएं, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाता है। मृत्तिका शिल्प क्या होती है, मिट्टी से बर्तन, दिए, मूर्तियां और सजावटी चीजें बनाना। धातु शिल्प होता है जैसे तांबा, पीतल, लोहे जैसी धातु से दीपक, मूर्तियां, थालियां आदि बनाना। फिर आपको है कांच शिल्प, जैसे कांच से झूमर, सजावटी वस्तुएं और रंगीन खिड़कियां आदि बनाना। वस्त्र शिल्प होता है कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई, छपाई, बंदेज आदि सजावटी कार्य होते हैं। कागज शिल्प होता है कागज से खिलौने, सजावट, लिफाफे और पेपर मैसी बनाना। फिर जैसे पत्थर मील है तो उसके अंदर जैसे संगमरमर या अन्य पत्थरों से मूर्तियां बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि ये सब होगा। चमड़ा शिल्प होगा, उसमें चमड़े से जूते, बेल्ट, बैग या अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाना। बांस और बेंत शिल्प होते हैं जिसमें बांस और बेंत से टोकरियां, कुर्सियां, चटाई, पंखे आदि बनाना। 11 नंबर जो दे रखा है आपको उस तरीके से। फिर है मोती एवं आभूषण शिल्प होता है, तो 14 नंबर दे रखे हैं रंग बिरंगे मोतियों से हार, कंगन, झुमके आदि गहने बनाना। लाख शिल्प है, जैसे लाख से चूड़ियाँ, खिलौने, डिब्बे और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाना। शीशा शिल्प है, तो शीशा शिल्प जैसे यहाँ पे पारंपरिक चित्रकलाओं में जैसे मधुबनी, गोंड, वर्ले आदि कलाकृतियाँ बनाना आपको। फिर है चित्रकला शिल्प दे रखा है, वैसे ही नक्काशी शिल्प दे रखा है, जैसे नक्काशी के अंदर क्या है, लकड़ी, पत्थर या धातु पर बारीक खुदाई द्वारा डिजाइन बनाना। तो इस तरीके से कर सकते हैं ये। फिर आपको अपनी विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़े किसी स्थान या कार्यशाला का भ्रमण कीजिए और उस हस्तशिल्प के बारे में आपको क्या करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है। तो अपन कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने अपने परिवार के साथ पास की एक हस्तशिल्प कार्यशाला का भ्रमण किया जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये कार्यशाला बहुत सुंदर थी। वहाँ कारीगर मिट्टी को चाक पर घुमाकर बर्तन, दिए और मूर्तियाँ बना रहे थे। मैंने देखा कि वे मिट्टी को गीला करके उसे नरम करते हैं, फिर चाक पर आकार देते हैं। एक कारीगर ने मुझे चाक चलाना भी सिखाया। ये बहुत मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी। मैंने सीखा कि मिट्टी के बर्तन बनाने में धैर्य और कौशल चाहिए। कारीगरों ने बताया कि यह शिल्प कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैंने वहाँ से एक छोटा मिट्टी का दिया खरीदा। ये अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। या फिर राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय में की रिपोर्ट है, जैसे मैंने राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय की वेबसाइट देखी। मुझे मधुबनी चित्रकला सबसे अच्छी लगी। ये चित्र रंग बिरंगे और बहुत ही सुंदर है। इनमें प्रकृति, जानवर और गांव की जिंदगी को दिखाया जाता है। मुझे एक चित्र में सूरज और पक्षियों का डिजाइन बहुत पसंद आया क्योंकि ये रंगों से भरा था और देखकर खुशी हुई। मधुबनी कला बिहार की है और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये कला हमारी संस्कृति को दिखाती है और मुझे गर्व महसूस हुआ। फिर आपको साझी समझ दे रखा है, इस तरीके से आपको साझी समझ दे रखा है। उसमें क्या करना है, आपको गिल्लू कहानी को पुस्तकालय से ढूंढकर पूरी पढ़ना है और अपने साथियों के साथ मिलकर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो जैसे मैंने लाइब्रेरी से गिल्लू की कहानी पढ़ी। ये एक छोटे गिलहरी यानी गिल्लू की कहानी है जिससे महादेवी वर्मा ने पाला। गिल्लू बहुत चंचल और प्यारा था। वह महादेवी जी की थाली से चावल खाता था और काजू उसका पसंदीदा खाना था। मेरे दोस्तों के साथ चर्चा में हमने बताया कि ये कहानी हमें पशु पक्षियों से प्यार करना सिखाती है। गिल्लू का महादेवी जी के साथ लगाव हमें ये भी सिखाता है कि जानवरों
भी परिवार की तरह हो सकते हैं। हम सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई। फिर आपको देखो इस तरीके से खोजबीन के लिए दिए गए हैं कि नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से आप महादेवी वर्मा और उनकी रचनाओं के विषय में भी जान सकते हैं। तो आपको देखो महादेवी वर्मा कवयित्री जीवन और लेखन हिंदी भाग 1 भाग 2 इस तरह से यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है कि जैसे कविता मंजरी बारहमासा गीलू महादेवी वर्मा भारतीय कवयित्री, ये सब आपको दे रखी है, कुछ साइट से रखी है उसकी वजह जहाँ पे आप जाके माधवी वर्मा जी की कहानियाँ पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।